Hi kids, welcome back. We are starting with a new chapter. मनी एंड बैंकिंग करेंगे अब डिस्कस। और मनी एंड बैंकिंग को हमने करना है दो पार्ट्स में डिस्कस, राइट। आज हम करेंगे मनी वाला पार्ट और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग वाला पार्ट। तो जी, व्हाट इज़ मनी? फर्स्ट ऑफ ऑल सबको चाहिए भैया मनी। होता क्या है मनी? एनीथिंग एंड एवरीथिंग which is acceptable as a medium of exchange is referred to as money. कोई भी चीज़ जो सोसाइटी में रेफ़र होती है एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक्सेप्ट करी जाती है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, उसको हम मनी कहेंगे। मनी का जो डेफिनेशन है वो एंशियंट टाइम्स से चेंज होता आ रहा है, एंशियंट टाइम से वो इवॉल्व होता आ रहा है। अब जैसे मैं अगर बहुत पुरानी बात करूं तो बहुत पुराने ज़माने में कैटल वॉज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पहले कैटल यूज़ करी जाती थी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कैटल के बाद हम धीरे धीरे प्रोग्रेस करे और फिर हम यूज़ करने लग गए पंच मार्क्ड कॉइन्स। किसी पे हाथी बना है, किसी पे घोड़ा बना है, किसी पे गधा बना है। पंच मार्क्ड कॉइन्स से हम आगे प्रोग्रेस करते गए, फिर यूज़ होने लग गए भैया मेटल कॉइन्स। मेटल कॉइन्स हम और एडवांस हुए, फिर मेटल कॉइन्स के बाद यूज़ होने लग गया आज जो हम यूज़ करते हैं पेपर करेंसी एंड कॉइन्स। अब धीरे धीरे हम और भी प्रोग्रेस कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं इन यूजिंग क्रिप्टो करेंसी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हालांकि उतना वाइडली अभी पॉपुलर नहीं हुआ, बट हाँ वो भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो मनी का जो डेफिनेशन है वो एंशियंट टाइम से ऐसे इवॉल्व होता आ रहा है। कैटल से लेके क्रिप्टो करेंसी का सफ़र ही हमने अभी तक तय किया है भैया, राइट। देन फंक्शंस ऑफ मनी। मनी क्या क्या कर सकता है? बिल्कुल ठीक कहा है एक सेठ जी ने कि भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक बात। तो फंक्शंस ऑफ मनी को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्राइमरी फंक्शंस और सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी में हम डिस्कस करेंगे मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू। बात करते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज की। एग्ज़ाम में मीडियम ऑफ एक्सचेंज अगर लिखने को आया, आप 3 नंबर में ये बिल्कुल लिख सकते हैं। क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया है बोर्ड्स एग्जाम्स में कि भैया बताओ क्या है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, डिफाइन करो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो जी, मनी बाय इटसेल्फ हैज़ नो यूटिलिटी। मनी का खुद से कोई काम नहीं होता। मनी की खुद से कोई यूटिलिटी नहीं है, वो यूटिलिटी अचीव करने में हमारी हेल्प करता है, वो एक साधन है। मनी एक इंटरमीडियरी है। तो मनी बाय इटसेल्फ हैज़ नो यूटिलिटी, इट इज़ अ मीन्स ऑफ अचीविंग यूटिलिटी, इट इज़ एन इंटरमीडियरी। मनी के एक्सचेंज से क्या होगा? मनी के एक्सचेंज से स्पेशलाइजेशन प्रमोट होगा और स्पेशलाइजेशन से धीरे धीरे लोग प्रोडक्टिव होते जाएंगे, एफिशिएंट होते जाएंगे। अब भैया हमारा काम है पढ़ाना। हम पढ़ा रहे हैं, उसके लिए हमें पैसा मिल रहा है। इससे हम और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं कि हम और अच्छा पढ़ाएं। हम बढ़ते हैं आगे स्पेशलाइजेशन की तरफ, हम बढ़ते हैं आगे और अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं, राइट जी। तो मनी के एक्सचेंज से स्पेशलाइजेशन प्रमोट होती है और स्पेशलाइजेशन से प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है। ये हो गया जी मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कितनी अच्छी बात है ये कि मनी से संतुष्टि नहीं मिलती। मनी हमें वो चीज़ें खरीदने में हेल्प करता है जिससे हमें संतुष्टि मिलती है। तो मनी इज़ अ मीन्स ऑफ अचीविंग यूटिलिटी, इट इज़ एन इंटरमीडियरी। अगला फंक्शन जी, मेजर ऑफ वैल्यू। अगेन कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है बेटा, डिफाइन मेजर ऑफ वैल्यू, एक्सप्लेन मेजर ऑफ वैल्यू फंक्शन ऑफ मनी। डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज आर मेजर्ड इन डिफरेंट यूनिट्स। बिल्कुल ठीक बात। अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज अलग अलग यूनिट्स में मेजर होती हैं।
राइस केजी में मेजर होता है, ऑयल लीटर्स में, क्लॉथ मीटर में। अब ये कहना ठीक नहीं होगा कि 1 केजी वीट बराबर है 1 लीटर ऑयल के। भैया दोनों जगह यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट अलग हैं, और अगर मैं दोनों जगह यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेम भी रख दूं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 1 केजी एक्स इज इक्वल टू 1 केजी वाई? बिल्कुल नहीं कह सकता। हो सकता है यहाँ पे एक्स हो गोल्ड और वाई यहाँ पे हो कॉटन। हमें पता है 1 किलो गोल्ड की वैल्यू कितनी ज़्यादा है 1 किलो कॉटन से। तो भले ही यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी सेम हो, तब भी नहीं कह सकते हम कि भैया वैल्यू बराबर है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास है मनी, जिसमें हम अलग अलग कमोडिटीज़ को एक कॉमन दायरे में हम ले आते हैं, और वो क्या है? करेंसी। मनी से हर एक चीज़ को हम करेंसी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर पाते हैं, और फिर उनका वैल्यू अच्छे से कंपेयर हो सकता है। अब मैं कहता हूँ 1 किलो वीट 30 रुपये, 1 लीटर पेट्रोल लगभग 100 रुपये। तो अब डेफिनेटली कंपैरिजन हो सकता है, और कहा जा सकता है दैट 1 लीटर ऑयल इज मोर वैल्यूएबल दैन 1 केजी वीट। मनी इस प्रॉब्लम को हमारी सॉल्व करता है। यही यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन दे रखी है, पढ़ते हैं एक बार। डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज आर मेजर्ड इन डिफरेंट यूनिट्स। फॉर एग्जाम्पल राइस इन केजी, oil in liter, cloth in meters. It is not possible to compare the values when given in different units. Money solves this problem by expressing the values of different goods and services to a common measure of value, that is currency. तो money is the measuring rod. Money goods and services को वैल्यू को मेजर करने में हमारी हेल्प करता है। ये थे बच्चों 2 प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी। आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी क्या है? एक है स्टोर ऑफ वैल्यू और एक है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्टोर ऑफ वैल्यू। अलग अलग जगह भैया पैसे को स्टोर करके रख देते हैं लोग। ये देख रहे हैं आप सोफे कवर के पीछे। भगवान करे आपके पास भी इतना पैसा हो, टैक्स देने दें बस है। तो जी स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू is an asset that can retain its purchasing power into the future and can be retrieved to be used again at a later time. स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या होता है बच्चों? कोई भी मेरी ऐसी चीज़ जिसकी परचेजिंग पावर कुछ फ्यूचर टाइम पीरियड तक रिटेन रहे और फ्यूचर में मैं कभी भी उसको यूज़ कर सकूं, उसको कहते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू। हम पैसे को स्टोर कर सकते हैं कि फ्यूचर में हमारे वो काम आ जाएगा, फ्यूचर में हम उसको इन्वेस्ट कर देंगे, या आज भी हम उस पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं, आज भी हम उस पैसे को कहीं बैंक में स्टोर कर देते हैं, कहीं घर पर सेफ जगह पे उसको छुपा देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मनी का वैल्यू एटलीस्ट शॉर्ट रन में गिरने नहीं वाला। अगर आज 50 रुपये से आपको 1 प्लेट मोमोज मिल सकती है, तो कहा जा सकता है कि भैया आज से 6 महीने बाद भी ये चीज़ पॉसिबल है। हाँ, 10 साल बाद नहीं कहा जा सकता, लेकिन एटलीस्ट शॉर्ट रन में तो मनी अपनी वैल्यू को रिटेन रखता है। तो जी मनी हैज़ अ स्टोर ऑफ वैल्यू बिकॉज इट कैन बी इन्वेस्टेड, इट कैन बी स्टोर्ड इन अ बैंक, इट कैन बी लेफ्ट इन अ सेफ एट होम and then later be used to purchase something in the future. जैसे कि यहाँ भाई साहब ने इसको स्टोर कर रखा है। अब जी पहले के टाइम पे होता था जी बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। वहाँ पे गुड्स लोगों की वेल्थ होती थी। अब लेट्स से कोई भैया टमाटर उगा रहा है, टमाटर को कब तक स्टोर करके रख लेगा? वो पेरिशेबल गुड है, ख़राब हो जाएगा, उसकी वैल्यू वो रिटेन नहीं रहेगी। आज वो टमाटर की वैल्यू कुछ है, 10 दिन बाद हो सकता है टमाटर ख़राब हो जाए, उसकी वैल्यू ख़राब हो जाएगी, गिर जाएगी उसकी वैल्यू। तो इसलिए मनी को लोग स्टोर करना प्रेफर करते हैं। यूनिक यूनिक जगह लोगों ने ढूंढ रखी है भैया मनी को स्टोर करने के लिए।
देन स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, मनी एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। अच्छा बच्चों, पहली बात, ये डेफर्ड वर्ड का मतलब क्या? डेफर्ड पेमेंट मतलब भैया फ्यूचर पेमेंट। अब लेट्स से मैं किसी स्कूल में जॉब कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे पढ़ा रहा हूँ इकोनॉमिक्स। मैंने स्कूल से पूछा कि भैया मुझे सैलरी कितनी दोगे? तो स्कूल वाले अगर कहते हैं कि हम 1 महीने के बाद आपको 1 कट्टा आलू का दे देंगे, तो क्या मैं ये प्रेफर करूँगा? बिल्कुल भी नहीं प्रेफर करूँगा। भले ही हो सकता है उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू होगी, लेकिन कितना आलू खा लूँगा मैं? मुझे चाहिए चॉइस, मुझे चाहिए पैसा। अगर वो मुझे कहें कि भैया 1 महीने बाद आप हमसे 1 कट्टा आलू का ले जाना, या एक काम करना 1 महीने बाद हम आपको स्पॉटिफाई प्रीमियम दे देंगे, आप बच्चों को पढ़ा दो, तो मेरे लिए उस सिनेरियो में जॉब कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। मनी अगर बीच में इन्वॉल्व होगा, अगर मेरे स्कूल वाले कहेंगे जी सर आप 1 महीना पढ़ाओ, 1 महीने बाद हम आपको लेट से 2 लाख रुपया सैलरी दे देंगे, मज़ा ही आ जाइए। अब मनी आ गया यहाँ पे इन्वॉल्व। अब मुझे थोड़ा सा कन्वीनियंट लगेगा कि मैं अपनी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर पा रहा हूँ। मुझे कन्वीनियंट लगेगा ये सोचने में कि हाँ अब वर्थ है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना या नहीं वर्थ। वही होता है जी स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। मनी acts as a standard for payments which are to be made in future। फ्यूचर में पेमेंट्स हमें करनी है तो मनी के टर्म्स में वो एक्सप्रेस करी जाती हैं। मनी इज द लिंक विच कनेक्ट्स द वैल्यूज ऑफ टुडे विद दोज ऑफ द फ्यूचर। अगला कॉन्सेप्ट मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का मतलब क्या है बच्चों? मनी सप्लाई मतलब टोटल स्टॉक of all form of money including paper currency, coins, demand deposits which are held by public at any particular point of time is money supply। सरल भाषा में किसी एक पर्टिकुलर समय पर आम जनता पर जितना भी पैसा है, चाहे बैंक अकाउंट में चाहे कैश में, उसको हम मनी सप्लाई कहेंगे। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर आपकी बैंक एफडी की गिनती नहीं करी जाएगी, आपके शेयर्स की गिनती नहीं करी जाएगी, सिर्फ क्या कैश, कॉइन्स एंड जो भी आपके डिमांड डिपॉजिट्स बैंक में है। अब जी दूसरी बात ध्यान देने वाली, हमने कहा मनी सप्लाई मतलब वो पैसा जो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे पब्लिक के पास है। पब्लिक मतलब कौन कौन? पब्लिक मतलब हर कोई सिवाय आरबीआई के और कमर्शियल बैंक्स के। पब्लिक मतलब एवरीवन एक्सेप्ट आरबीआई एंड कमर्शियल बैंक्स। दूसरी बात जी, मनी सप्लाई एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। स्टॉक कॉन्सेप्ट क्यों? क्योंकि हम इसको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं। अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर कर रहे होते तो होता फ्लो कॉन्सेप्ट, लेकिन ये क्या है? स्टॉक कॉन्सेप्ट। आई होप मनी सप्लाई की डेफिनेशन आपको क्लियर है बच्चों। इसमें कोई भी वर्ड आपने मिस नहीं करना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप इसमें बता रहे हैं मनी सप्लाई में क्या इंक्लूड होता है। करेंसी, कॉइन्स, डिपॉजिट्स। It is important you mention the word public. It is important you mention the words point of time. ध्यान रखना है डेफिनेशन को लिखते समय। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, कैसे हम मनी सप्लाई को मेजर करेंगे, नापेंगे? 4 मेजर्स हैं मनी सप्लाई के। M2, M3, M4 आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ M1 मेजर है मनी सप्लाई का। क्या होता है M1 measure of money supply? M1 measure includes those assets which can be directly used for transactions। जो डायरेक्टली ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ किए जा सकें वो होते हैं हमारे M1 measure of money supply में। We also call it transaction money।
तो M1 में क्या क्या इंक्लूड होगा? M1 में वो सब इंक्लूड होगा जो डायरेक्टली हमें ट्रांजैक्शंस करने में हेल्प करता है, करेंसी और आपके डिमांड डिपॉजिट्स, जिनको हम चेकेबल डिपॉजिट्स भी कहते हैं। कुछ बच्चे हो सकता है यहाँ पे आर्ग्यू करें कि सर इस फलाना फलाना बुक में M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई में तो सर 2 से ज़्यादा दिए हुए हैं, आपने सिर्फ 2 बताए। आई विल गो विद NCERT, NCERT में 2 हैं, CBSE क्वेश्चन बैंक्स में और हर जगह ये 2 ही मेंशन किए गए हैं। तो प्लीज़ आई विल रिक्वेस्ट यू टू अबाइड बाय दिस। करेंसी माने क्या क्या? करेंसी माने कॉइन्स एंड योर पेपर नोट्स, जिनको फिएट मनी भी कहा जाता है। फिएट मनी माने कि वो पैसा जो कानूनी तौर पे एक्सेप्ट किया जा सकता है, उसको हम कहते हैं फिएट मनी। तो करेंसी मतलब कॉइन्स हो गए और पेपर करेंसी हो गया, जो भी कानूनी तौर पे एक्सेप्टेबल है। क्या ऐसा भी कोई करेंसी नोट होता है जो कानूनी तौर पे एक्सेप्टेबल नहीं होता? बिल्कुल जी। अगर आज की डेट में आप 2000 रुपये का नोट लेके जाओ कहीं पे, वो एक्सेप्ट नहीं होगा। इट इज़ नो लॉन्गर अ फिएट मनी। आप पुराना 500 रुपये का या पुराना 1000 रुपये का नोट लेके जाओ, वो अब एक्सेप्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? याद करो बच्चों, डीमोनेटाइजेशन हो रखा था देश में, ठीक मेरे बर्थडे के अगले दिन बच्चों। कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे उस बारे में। तो जी करेंसी इंक्लूड्स कॉइन्स एंड पेपर नोट्स। M1 इंक्लूड्स ओनली दैट करेंसी विच इज़ हेल्ड आउटसाइड द बैंक। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था मनी सप्लाई की डेफिनेशन में कि उसमें पब्लिक शब्द में कौन कौन आता है? हर कोई, सिवाय RBI के और कमर्शियल बैंक्स के। तो जो भी करेंसी बैंक्स के बाहर है वही काउंट करी जाएगी। इंटर बैंक डिपॉजिट्स मनी सप्लाई का पार्ट नहीं होते। चेकेबल डिपॉजिट क्या होते हैं जी? चेकेबल डिपॉजिट माने कोई भी आपका डिपॉजिट का अकाउंट जिस पे आप एक चेक ड्रॉ कर सको, वो हो गया आपका चेकेबल डिपॉजिट। नॉर्मल आपका सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट चेकेबल डिपॉजिट है। चेक लिखना माने क्या? चेक लिखना मतलब हम चेक से डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं किसी और पार्टी को, या फिर हम बैंक में एक सेल्फ का चेक जमा करा के बैंक से कैश निकलवा सकते हैं और फिर आगे कहीं पेमेंट कर सकते हैं। ये हो गया जी चेकेबल डिपॉजिट, जिसमें आपके सेविंग अकाउंट डिपॉजिट और करंट अकाउंट डिपॉजिट दोनों आते हैं। ध्यान रहे बच्चा पार्टी, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। आप अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट के अगेंस्ट चेक नहीं विड्रॉ कर सकते, वो चेकेबल डिपॉजिट नहीं होगा, वो मनी सप्लाई का पार्ट नहीं होगा। बच्चा पार्टी, मनी एंड बैंकिंग का ये था फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने सिर्फ मनी का डिस्कशन किया। नेक्स्ट 2 पार्ट्स में हम डिस्कशन करेंगे जी बैंकिंग का। See you in the next video guys. Thank you so much. Please like, please subscribe. Thank you.